नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत आज उमाशंकर सिंह क्षेत्राधिकारी लालगंज, विजय सिंह उपजिलाधिकारी लालगंज व सहायक सेनानायक सीआरपीएफ के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थानाध्यक्ष हरिया, उप निरीक्षक नगीना यादव, चौकी प्रभारी मतवार व मई पुलिस टीम एवं पैरामिलिट्री फोर्स के साथ थाना हरिया के हलिया कस्बा, मतवार, भवारी क्षेत्रांतर्गत फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्णतर वातावरण में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश दिया गया। आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में समाजसेवी पंडित यज्ञनाथ मिश्र की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई और लोगों ने इस दौरान जमकर माल्यार्पण किया। बता दें कि क्षेत्र के बड़ा गांव के 80 मैरिज हॉल में समाजसेवी पंडित यज्ञनाथ मिश्र की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालते हुए ब्लॉक प्रमुख रानी किशोरा विपिन सिंह ने कहा कि पंडित यज्ञनाथ मिश्र ने अपने जीवन काल में शुरू से प्रतिभावान व्यक्ति थे। वे रेसिंग में ब्रिटिश सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में खेलते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा दर्जनों अवार्ड प्राप्त किया था और लालगंज, चंडेश्वर, निजामाबाद आदि विद्यालय के फाउंडर कमेटी में भी थे। तत्कालीन विधायक चंद्रवली ब्रह्मचारी के प्रतिनिधि रहे। पूरे क्षेत्र के लोग उन्हें जग्गी बाबू के नाम से जाना जाता था। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर गुलाब चंद्र, वीरेंद्र चौहान, रंजीत चौहान, ओम प्रकाश मिश्र, अजय कुमार मिश्र, राधेश्याम मिश्र, हामिद अली एडवोकेट, डॉक्टर प्रमोद सरोज सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और अंत में उनके पुत्र भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने लोगों का आभार व्यक्त किया। ताजा करते हुए सही है कि जिस व्यवस्था में ये मैरिज लॉन बनाया गया है, बस वो इस मैरिज लॉन को व्यवसायिक न बनाते हुए समाज में कोई आता है जो उसको प्रश्रय देने का काम करते जो है, मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को अपने बाप दादा के नाम को जो है बढ़ाने का काम, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी इनके प्रति जो है। और बाकी हमसे जो हो सकेगा जो है आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जिस पद पे हूँ और इस पद पे रहते हुए गांव के हित के लिए और इस मैरिज लॉन के हित को देखते हुए जो आप लोग कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, अपने बजट के अनुसार मैं इसमें सहयोग मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों को, छोटे बड़े जितने लोग हैं, आप लोगों के चरण स्पर्श करते हुए आप लोगों से आशीर्वाद लेता हूं जो है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी का दूसरे दिन आजमगढ़ में सम्मान समारोह जारी रहा। आज भी पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि विधानसभा सगड़ी 345 के विकासखंड हरैया की न्याय पंचायत अराजी देवारा करखिया में ब्लॉक संगठन व न्याय पंचायत ग्राम कांग्रेस अध्यक्षों संग बैठक कर चुनावी रणनीति की चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी राणा खातून ने जिला महासचिव व सगड़ी प्रभारी अजीत राय व ब्लॉक अध्यक्ष हरैया अरविंद जायसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष अजमतगढ़ शुभम राय, ब्लॉक उपाध्यक्ष नवनीत राय और जिला सचिव बवारू चौहान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग से जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेशानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है। कोरोना की जो तीसरी लहर चल रही है उसे देखते हुए नाले की सफाई की गई, करते हुए झाड़ू लगाया गया और जगह जगह सैनिटाइजेशन और छिड़काव किया गया। ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया। सम्मान सफाई कर्मचारी भाई और बहनों लोगों को अपील किया गया कि अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई करते रहें। और आज इसी दरमियान ग्राम पंचायत सुलेमपुर में नाला की सफाई और सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, मोहम्मद असलम जान, मोहम्मद रियाजुद्दीन जान, साथ मोहन धनुदाकुल मौजूद रहे। आजमगढ़ डीएम ने शहर के कांसीराम आवास के पास स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया, दिए आवश्यक निर्देश। और बता दें कि कड़ाके की ठंड से जहां आम लोग बेहाल हैं तो वहीं बेजुबान जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बेजुबान जानवरों के लिए बनाए गए गौ आश्रय स्थल का जायजा लेने के मन बनाया।
बुधवार को डीएम अमृत त्रिपाठी शहर के कांसीराम आवास के पास स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पशुओं के रख रखाव, खाने पीने की समस्या सहित अन्य मामलों की जांच की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अन्य गौ आश्रय स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही गौ आश्रय स्थल पर तैनात किए गए अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला है कि कुछ अराजक तत्व पशुओं को छुट्टा छोड़ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए एसपी को निर्देश दिया गया। सर, आज गौशालाओं का निरीक्षण किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बात की है। क्या देखिए, आज हम लोगों ने एक विशेष अभियान की तरह जनपद की सभी गौशालाओं में, क्योंकि ठंड भी काफ़ी पड़ रही है, तो उसकी वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। तो हर गौशाला में हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी और वहाँ के नोडल अधिकारी जो नामित हैं वो भेजे गए हैं और उनसे जूम के माध्यम से हमारी पूरी टीम, मैंने खुद भी अभी इस गौशाला का स्वयं निरीक्षण किया और जूम के माध्यम से 2 गौशाला पूरी गौशाला का चारों ओर से पूरा हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई कराया और उन लोगों से उनकी परेशानियां भी पूछी हैं। जिन जगह मैंने बात की उसमें एक गौशाला तो बहुत अच्छी मिली है, दूसरी गौशाला भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ चौकीदार की समस्या थी। उस जगह वीडियो भी नहीं पहुँचे थे जबकि उनको कनेक्ट रहना था। और बाकी बची हुई जो हमारी 40 गौशालाएँ और हैं उसमें एक एक करके ये संवाद किया जा रहा है, जो समस्या उसका निराकरण किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें भी संज्ञान में आई हैं कि कुछ शरारती तत्व जो है पशुओं को जानबूझ करके छोड़ दे रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने के लिए भी कप्तान साहब को एक एक जगह, जो हमारे वहाँ के चौकीदारों ने बताया है, वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है और कुछ लोकल पत्रकार बंधुओं ने बताया है, तो उसके बेसिस पे भी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी आपने बताया कि जेल जो है निष्क्रिय घोषित हो गया है, जैसा मुझे बताया गया है, तो इसकी पूरी सफाई करा करके इसमें भी एक बृहद गौशाला हम लोग बना देंगे और उसमें भी ईओ साहब को निर्देशित कर दिया गया और पूरे जनपद भर के जो ऐसे गौवंश होंगे वो एक ही जगह पे रहेंगे और फिर इस गौवंश से जो भी गोबर है, जो इनके बाय प्रोडक्ट्स हैं, उससे हम लोग एक बहुत अच्छे से कंपोस्ट या खाद बना करके सहभागिता से उसका उपयोग भी कराएंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर निवासी अमरनाथ यादव पुत्र जगदीश यादव मंगलवार की सुबह 10 बजे के करीब अपनी मोटरसाइकिल लेकर प्रथम देवस्थान पहिरा देव पर दर्शन करने गया था। मंगलवार का दिन होने की वजह से मंदिर पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। दर्शन करने के उपरांत जब गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां पर गाड़ी नहीं मिली, जबकि गाड़ी को लॉक करके पीड़ित ने चाबी अपनी जेब में रखा था। फिर भी गाड़ी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। काफ़ी खोजबीन करने के उपरांत जब गाड़ी नहीं मिली तो पीड़ित ने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी तथा चोरी की गई बाइक से किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को देखते हुए पीड़ित ने अतरौलिया थाने पर लिखित तहरीर दी। इस संदर्भ में उप निरीक्षक गोपाल ने बताया कि क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना हुई है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। अमरनाथ यादव। क्या है, क्या समस्या की आप थाने पे आए हैं? आपकी हमारी तो मोटरसाइकिल चोरी हो गई है बहिरा देवस्थान से। कब चोरी हुई थी, कहाँ, कैसे कल हुआ? 10 बजे सुबह हुई है क्या सर। करने गए थे? चाचा का लड़का था सर, गया था दर्शन करने बहिरा देवस्थान में। तो आपके कहे जानकारी हुई कि चोरी हो गई है? सर, हमको आजमगढ़ से फ़ोन किया तो बताया कि मैंने गाड़ी चोरी हो गई, तो आए आपने सर। थाना में प्राथमिक पत्र दिया? थाने में दी एप्लीकेशन दिया सर कि जांच करके फिर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। आप क्या बोले थाना पे? कि जांच करके सर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। क्या बजे चोरी हुई थी बाइक आपकी? 10:30 बजे करीब से। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओकार पांडे ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उनके संघर्ष एवं करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जनाधार में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसे देखते हुए जनपद में प्रत्येक सीटों पर टिकट के दावेदारों की संख्या 15 से 20 तक पहुंच गई, जिसमें से किसी एक को टिकट नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप सगड़ी से टिकट के प्रबल दावेदार है जीत राय, जो निष्ठावान और सच्चे कांग्रेसी हैं। उनके जैसे तमाम दावेदार इस बात को गंभीरता से समझ रहे हैं और पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई हैं, माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, विधायक एवं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार किए जा रहे संघर्षों के कारण कांग्रेस के जनाधार में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे हमारे यहाँ टिकट के तमाम दावेदार हो गए हैं। प्रत्येक विधानसभाओं में 15 दावेदारों से ऊपर हैं। टिकट सिर्फ एक को ही दिया जा सकता है। जो सच्चे कांग्रेसी हैं इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे सगड़ी से अजीत राय टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया
क्योंकि वह एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। उनके साथ ब्लॉक की पूरी टीम लगी हुई है, न्याय पंचायत स्तर के अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष सब उनके साथ लगे हुए हैं। कुछ स्वार्थी तत्व जो पूर्व से ही घर बैठे टिकट लेने के आदी हो चुके थे, आज भी वह घर बैठे टिकट लेना चाहते हैं, जबकि वह पहले वाली अब कांग्रेस नहीं रह चुकी है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को ही पार्टी में महत्व मिलेगा। कुछ लोग विपक्षी दलों के बहकावे में आकर के विपक्षी दलों के संपर्क में जो पार्टी के लिए कभी काम नहीं किए, जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष नहीं किए, आज टिकट के लिए पार्टी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वह सिर्फ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी का नुकसान हो। पार्टी ऐसे बयानबाजों पर कतई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती और पार्टी में अनुशासन कायम है। पार्टी अपने ग्राम स्तर तक के प्रशिक्षित संगठन और लाखों निस्वार्थ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस का झंडा बुलंद करके आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए कृत संकल्पित हैं, उनके सहारे चुनाव मैदान में जाएगी। कांग्रेस किसी भी पोजीशन में किसी तरह की अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जो लोग पार्टी का अनुशासन तोड़ेंगे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 19 जनवरी 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग ग्यारी व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 4 पहिया वाहनों पर लगे पार्टी के झंडे व हुटर के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों पर से विभिन्न पार्टियों से संबंधित झंडा उतरवाया गया। काली फिल्म लगे वाहन पर से भी काली फिल्म उतरवाई गई तथा साथ ही साथ उनका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई चालान किया गया। अन्य प्रवर्तन की कार्रवाई, जिसमें बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले कुल 80 वाहनों का ई चालान किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लूंगा, इस बात को लेकर आतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इस नाते हम आतरौलिया की जनता की तरफ से अखिलेश यादव से अनुरोध करते हैं कि वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ें और वह भी आतरौलिया विधानसभा से। यहाँ से उनको हर जात धर्म का समर्थन मिलेगा। हम लोग उनको ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाकर भेजने का कार्य करेंगे और ये आतरौलिया के लिए गौरव एवं सौभाग्य की बात होगी और इससे आतरौलिया का सर्वांगीण विकास होगा। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अखिलेश यादव का यहाँ की जनता खुले मन से स्वागत करेगी तथा अपने महबूब नेता को सराखों पर चढ़ाकर प्रचंड बहुमत से विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। इसकी विधानसभा में भेजने का काम करेगी। क्या चुनाव अगर विधानसभा से आके लड़ते हैं, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? अतरौलिया की से अगर वो पर्चा दाखिल करते हैं तो यहाँ चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ एक तरफा लोग, हर जाति धर्म के लोग, हर समाज के लोग, अगड़े पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, उपेक्षित, सब यही तो चाहते हैं कि उनका विकास हो। और जब यहाँ से माननीय अखिलेश यादव लड़ेंगे, जब आज हम आप देखे होंगे जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, सीसी रोड है, ये गरीबों की बस्ती है, ये गांव है। और अतरौलिया विधानसभा के किसी गांव में आप जाएंगे तो आप पक्के मार्ग पाएंगे, सीसी रोड पाएंगे, बिजली जुड़ा हुआ पाएंगे। यहाँ उन्होंने ही तो अस्पताल बनाया था, यहाँ उन्होंने ही पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया था, उन्होंने ही तो यहाँ के विकास पे आगे बढ़ाने का काम किया था। और यदि वो खुद जब माननीय नेताजी ने नेतृत्व किया तो यहाँ की गन्ना चीनी मिल बन के तैयार हुई, अस्पताल बन के तैयार हुआ, आजमगढ़ मंडल मुख्यालय बना, आजमगढ़ को राजकीय मेडिकल कॉलेज। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं है। उसका एक ईंट पर भी आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का ना कोई इतिहास है, ना कोई भूगोल है। भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त होगी। अब की आजमगढ़ पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और ये वो क्षेत्र है, यहाँ की जनता ने तो विपरीत परिस्थितियों में समाजवाद का परचम लहराया है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो इससे खुशी का हमारे लिए कोई दिन नहीं होगा। जैसे उनका ऐलान होगा, आज जैसे उन्होंने ऐलान किया, मैंने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्यक्तिगत आधार पर मैंने दैनिक जागरण पत्रकार से, हिंदुस्तान में, अमर उजाला ने, मैंने सब पत्रकार चैनल से अनुरोध किया है कि मुझे खुशी होगी कि अतरौलिया विधानसभा से माननीय अखिलेश यादव नेतृत्व करें। यहाँ का किसान, नौजवान, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सब एक स्वर में अखिलेश यादव के
साथ होंगे और लाखों वोटों से जीत होगी। विधायक जी, 7वें चरण में माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने का फैसला किया। संभवतः आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता जहाँ से कहेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में देखिए, हमें बड़ी प्रसन्नता है। जैसे ये खबर चारों तरफ फैली कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर वहाँ की जनता चाहे तो वहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता हमेशा सामाजिक न्याय की शक्तियों को पसंद किया है, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को पसंद किया है और जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, विकास की राजनीति है, समरसता की राजनीति है, हमेशा यहाँ की जनता ने पसंद करने का काम किया है और हमेशा यहाँ की जनता नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान भी बनाने का काम किया है। चाहे वो बाबूजी राम नरेश यादव जी हों, चाहे स्वर्गीय चंद्रजीत यादव हों, या अतीत में जाएंगे आप तो महापंडित राहुल संकृत्यायन हो, अबला सिबली नोमानी हो, कैफी आजमी साहब हों, पंडित हरिऔध उपाध्याय हों, ये धरती हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से धरती की पहचान है। हमें गर्व है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी आजमगढ़ से नेतृत्व कर चुके हैं और आज जो देश में जिनकर पूरे देश की नज़र है समाजवाद, और जो समाजवाद ही विकासवाद का रास्ता जो तय करता है, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव पर आज पूरे देश की नज़र है। और ऐसे में अगर वो आजमगढ़ के लिए आज कहते हैं तो मैं अभी तक जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो मैंने जनता से सवाल खड़ा किया अपने क्षेत्र में दरवाजे दरवाजे पे जा कर के कि जिस क्षेत्र से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ ये भी तो समाजवाद का ही गढ़ है, यहाँ जातियों का कोई गठजोड़। आजमगढ़ से खबर है, जहां साजिश रच खुद की पत्नी की हत्या का प्रयास करवाने वाले अभियुक्त तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्त समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस व सुपारी का 20,000 रुपये नकद बरामद किया गया है। बता दें कि राहुल पुत्र श्यामलाल निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि खुद की पत्नी रीना देवी, जिसकी पहले से तबीयत खराब होने के कारण सोनोग्राफी के लिए जैनपुर जाने हेतु पुरुषोत्तमपुर मेन रोड बगहीडांड पर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा कि उसी समय के मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए 2 व्यक्ति विजय वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा, श्रवण वर्मा पुत्र सीताराम वर्मा निवासीगण ग्राम आजमतगढ़ थाना जैनपुर आजमगढ़ आए, जो जमीन जिसको लेकर वादी राहुल उपरोक्त को मारने के लिए तोड़ा लेना तथा वादी की पत्नी रीना देवी को मौके पर गोली मारकर घायल कर देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की और आज पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। के लिए सुपारी देने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करी गई है और उसके साथ जो 2 शूटर जिनको सुपारी दी गई थी उन लोगों की भी गिरफ्तारी करी गई है। ये एक तीर से कई शिकार करना चाहता था। जो राहुल नाम का व्यक्ति है जो क्लिनिक का संचालन करता था, इसका विवाद अपने गांव में पड़ोसियों से चल रहा था, तो इसने शूटरों को बुलाकर 1 लाख रुपया दिया और कहा कि मेरी पत्नी की आप हत्या कर दीजिए और मैं अपने पड़ोसियों को नामजद कर दूंगा। तो इससे 2 चीज़ हल होंगे। एक तो इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो पत्नी रास्ते से हट जाएगी और दूसरा जिनके साथ इसका विवाद चल रहा था वो दोनों जेल चले जाएंगे। पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें अनावरण किया है, जिसके लिए 25,000 रुपये की इनाम की संस्तुति करी गई है और ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिसमें धर्मेंद्र नाम का जो अभियुक्त है इसके 14 मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर है। पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना अब तय माना जा रहा है। ऐसा संकेत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ पूर्वांचल का राजनीतिक केंद्र है, जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे हैं और फिर इस जिले को महत्व देते हुए अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े और भाजपा लहर में आजमगढ़ से सांसद चुने गए। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी आजमगढ़ को अपना क्षेत्र मानते थे और यहाँ के बहुत से लोग उनके संपर्क में रहते थे। चौधरी चरण सिंह के बाद मुलायम सिंह ने इस क्षेत्र को चुना और वह यहाँ सांसद हुए। अब उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के सांसद हैं। सपा के कार्यकाल में अरबों खरबों की योजनाएं आजमगढ़ के विकास के लिए लाई गई, जिसमें आजमगढ़ का काफ़ी विकास हुआ। इसमें मुख्य रूप से महिला अस्पताल, पीजीआई चक्रपानपुर, कलेक्ट्रेट, राहुल प्रेक्षागृह, कृषि विद्यालय, घाघरा पुल, हवाई पट्टी, आजमगढ़ से लखनऊ जाने के लिए 6 लेन की सड़क के लिए किसानों से जमीनें खरीदी गई और इसके बाद योगी सरकार ने इसको अंतिम रूप दिया। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं आजमगढ़ को दी गई और आजमगढ़ विकास की ओर अग्रसर हो गया। आजमगढ़ इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आजमगढ़ से पूर्व से गोरखपुर जिला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आजमगढ़ से पश्चिम में देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। इसलिए आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजमगढ़ की चुनावी हलचल से पूर्वांचल के 2 दर्जन जिले प्रभावित होते हैं और इसका संदेह सीधे इन जिलों पर पड़ता है। अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का संकेत देना यह बता देता है कि आजमगढ़ समाजवादियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव व बलराम यादव 2 कंधे समाजवादी पार्टी की हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी दांव लगाने के लिए तैयार रहती है। और अखिलेश के चुनाव लड़ने से आजमगढ़ का ये कहा जाए कि पूर्वांचल का राजनीतिक तापमान इस ठंड में गर्म हो गया है और समाजवादियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 344 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,35,970 हैं, जिसमें 29% पिछड़े मतदाता होने से सपा का कब्जा रहता है। हालांकि अनुसूचित 24 तो स्वर्ण 28% है, लेकिन 14% मुस्लिमों की भूमिका विधायक बनाने में निर्णायक होती है। वर्ष 1993 में सपा बसपा गठबंधन के बाद यह सीट इन्हीं पार्टियों के खाते में रही है। गठबंधन में बसपा के इरशाद विधायक बने तो उसके बाद वर्ष 1996 से अब तक 2017 तक हुए चुनाव में एक बार श्याम नारायण यादव बसपा से वर्ष 2007 में चुनाव जीती थी, जबकि शेष समय विधायकी सपा के ही हाथ में रही। वर्ष 2017 में पहली बार नफीस अहमद सपा के विधायक बने हैं। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिरे न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइंड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। अगली बार हम भी दोहे, कविताएं, शेर, शायरी इसी तरह पढ़ा करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी मशीन न रुके। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके टच में हो तो चुपचाप आप मुझसे मिल लेना। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पुड़िया निकल सकती है तुम्हारी सीट पर, हालांकि ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, यहां नहीं निकलेगी। नहीं, ये सीट वाले लोग नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। बलरामपुर जनपद में 6वें चरण यानी कि 3 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा मतदान होना निश्चित किया गया है। इस समय चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, जिसके कारण चुनाव प्रचार पर रोक के चलते प्रत्याशी गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। इसी कड़ी में केशोरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर इश्तियाक अहमद भी
मतदाताओं के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों और महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा किए गए चुनाव घोषणा से अवगत कराते हुए नैया पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 292 गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार डॉक्टर इश्तियाक अहमद से हमारे संवाददाता की हुई बातचीत की ये खास रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए अभी चुनाव आयोग ने निर्देशित नहीं किया है। इसलिए जो अघोषित प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, वो डोर टू डोर मतदाताओं से मिल करके उनसे अपना जो है अपनी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के अघोषित प्रत्याशी डॉक्टर इश्तियाक साहब, जो एक जानी मानी शख्सियत है, कैंसरी विधानसभा में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका जो पहचान का मोहताज हम कह रहे हैं कि नहीं है, उसका मेन कारण है कि इनका अपना जो है एक निजी नर्सिंग होम है जिसके माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। यहाँ इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये बड़े नेकिन इंसान है, किसी के पास पैसा ना हो, गरीब हो अमीर हो, ये सबकी सेवा करते हैं और कम पैसे में। इसी कारण ये गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गैसड़ी विधानसभा के चुनाव के लिए डॉक्टर इश्तियाक को प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसे नेकदिल इंसान, ऐसे शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका TV20 न्यूज में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से करीब 3 दशक से ऊपर हो गया है, ये बाहर है, इसका कारण क्या है आपके समझ से? मेरे हिसाब से तो सही है कि हम 3 दशक से पार्टी में हमारी जो सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज जो 30 साल से हम नहीं हैं उसका फल ये दिखाई दे रहा है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है और लोग परेशान हैं। इतना परेशान है कि डीजल आप देख रहे हैं 100 रुपया पार कर गया, पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया, 250 रुपया किलो, 300 रुपया किलो सरसों का तेल बिकने लगा है। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने भगवा दल का दामन थामा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं। बीजेपी ने अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है। बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने कहा, मैं हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित रही हूं। उन्होंने कहा, मैं अब देश के लिए बेहतर करना चाहती हूं। मैं हमेशा भाजपा की योजनाओं से बहुत प्रभावित रही हूं। मैं पार्टी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम आपका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के बावजूद उन्होंने अपर्णा ने अक्सर भाजपा के काम की सराहना की है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो अपने परिवार में ही असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अपने परिवार में ही सफल नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई वादे किए। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद महिला को सालाना 18,000 रुपये दिए जाएंगे। पिछली सपा सरकार में 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अखिलेश बोले कि अब सबसे ज़्यादा अकाउंट सपा ने खुलवाए थे। सबसे ज़्यादा बैंक के ब्रांच और अकाउंट में सीधे पैसा जाने का काम भी सपा में हुआ था। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, ये वीडियो देखिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग
50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसहर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसहर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवास से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। उसी समय जिलाधिकारी ने उन परिवारों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। इसी तरह कुशीनगर के जिलाधिकारी थे, जब उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे अब बजट थोड़ा कम है, अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसहर जाति के और तमाम ऐसे परिवार हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उसी समय फैसला लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का देवगढ़, वहां गया। वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था, उन्हें पता कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे। जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी। जो वो फूल लेकर के आए थे वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे, उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा कि वो पॉलिथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे, मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोहिया आवास दे दिया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोहिया आवास से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। मऊ पुलिस अधीक्षक सुशील धुले के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने हेतु आज भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ प्रभारी निरीक्षक थाना राजसराय लखन सिंह के गुप्ता, थाने की पुलिस बल व थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक व थाना महिला थाना की अध्यक्ष के साथ एसडीएम सदर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के प्रमुख संवेदनशील स्थानों बक्कवल, ताजूपुर, इमलियाड़ी, बधुआ गोदाम, कहिनौर, पिपरडी, रैकवारेडी, बबुआपुर, सलाहाबाद आदि स्थलों पर भ्रमण करते हुए थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भी दौरा किया गया और इसी दौरान थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधियों और अन्य सक्रिय अपराधियों के भी घरों पर जाकर इनका भौतिक सत्यापन किया गया और भ्रमण के दौरान आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को जागृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना सराय लखन सिंह के गुप्ता ने एसपी के निर्देश पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है।